गांव देवलपुर के कोने पर बनी वो पुरानी हवेली सालों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे रात के तीसरे पहर वहां किसी सुहागन औरत की हंसी गूंजती है, लाल साड़ी में लिपटी, बिना सिंदूर के, पर माथे पर गहरे खून का निशान। कहते हैं कभी उस हवेली में राधिका नाम की नवविवाहिता रहती थी। शादी के तीसरे ही दिन उसका पति रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। राधिका पगला गई, दिन रात वही लाल साड़ी पहनकर उसे तलाशती रही, यहां तक कि उसका भी कोई अता पता नहीं चला। समय बीता, हवेली उजड़ गई, मगर हर साल करवा चौथ की रात कोई ना कोई औरत वहां का रास्ता भूलकर चली जाती और फिर कभी वापस नहीं लौटती। इस बार गांव के बाहर से आई नेहा को नहीं पता था इन बातों का। नई नवेली दुल्हन थी, पहली करवा चौथ का व्रत रख रही थी। चांद निकलने में देर थी, प्यास और बेचैनी से उसका सिर भारी हो गया। तभी उसे हवेली के पास से एक मीठी सी आवाज सुनाई दी, पानी चाहिए तुम्हें बहू। नेहा ने मुड़कर देखा, एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी, सुनहरे कंगन, मगर सिंदूर नहीं। वो मुस्कुराई और नेहा को हवेली की ओर बढ़ने का इशारा किया। नेहा जैसे ही हवेली के अंदर कदम रखती है, उसे लगी कि वो समय में पीछे चली गई है। दीवारों पर पुराने तेल के दिए जल रहे थे, चारों ओर हल्की चंदन और खून की मिलीजुली अजीब सी गंध फैली थी। लाल साड़ी वाली औरत धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसके पांव जमीन को छू नहीं रहे थे, बस हवा में तैर रहे थे। नेहा के गले में पेंडेंट कांपने लगा, जैसे उसे खतरे का आभास हो रहा हो। बहू, यहां बैठो, चांद यहीं से दिखेगा। औरत ने एक टूटी हुई झरोके की तरफ इशारा किया। नेहा बैठते बैठते अचानक चौंक गई। सामने फर्श पर कई पुरानी चूड़ियों के टुकड़े बिखरे पड़े थे, जिनमें से कुछ पर जमे हुए खून के धब्बे थे। झरोके से बाहर सिर्फ घना अंधेरा था, चांद का कोई निशान नहीं। पीछे मुड़ते ही नेहा ने पाया कि लाल साड़ी वाली औरत अब उसकी बहुत करीब खड़ी है। उसकी आंखें सफेद, होठों से ठंडी भाप निकल रही थी। जानती हो क्यों मेरे माथे पर सिंदूर नहीं है? उसने फुसफुसाया। क्योंकि मेरा पति और उन सब का पति, वो झुककर नेहा के कान में बोली, यही दफन है। नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा। उस औरत ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और नेहा देख सकती थी कि उस पकड़ में कोई इंसानी गर्माहट नहीं थी, बस बर्फ जैसी ठंडक और हड्डियां तोड़ देने वाली ताकत। दीवारें धीरे धीरे बंद होने लगी और हवेली की रोशनी बुझ गई। बाहर से कोई आवाज आई, जैसे मिट्टी खुदाई जा रही हो। नेहा की सांसें तेज हो रही थी। वो उस बर्फीली पकड़ से छुटकारा पाने की कोशिश कर रही थी, मगर लाल साड़ी वाली औरत उसे हवेली के भीतर एक पुराने दरवाजे की ओर घसीट रही थी। दरवाजा खुलते ही सड़े हुए मिट्टी और लोहे की जंग की तीखी गंध ने नेहा के होश उड़ा दिए। सीढ़ियां नीचे की ओर जा रही थी, जैसे किसी तहखाने में। हर कदम पर उसे लगा कि कोई अदृश्य हाथ उसकी पीठ पर धक्का दे रहा है। नीचे पहुंचते ही नेहा ने देखा, वहां कतार में पुराने लकड़ी के ताबूत रखे थे, जिन पर सिंदूर की जगह लाल खून के निशान थे। लाल साड़ी वाली औरत ने एक ताबूत पर हाथ फेरा और उसके ढक्कन अपने आप खुल गया। अंदर कंकाल पड़ा था, मगर उसकी आंखों के पास वही सुनहरे कंगन थे जो उस औरत के हाथ में थे। ये मेरा है और वो अगला तुम्हारा होगा। नेहा पीछे हटने लगी, मगर अचानक दीवार से धुंध जैसी परछाइयां निकलकर उसके चारों ओर घूमने लगी। ये परछाइयां औरतों के रूप में थी। कुछ के माथे पर सिंदूर था, कुछ के खाली, और सबकी आंखें गहरी काली थी। धीरे धीरे उन्होंने एक साथ बहुत धीमी आवाज में बोलना शुरू किया, अब तुम भी सुहागन बिन सिंदूर हो जाओगी। तब नेहा ने देखा कि जमीन फट रही थी और मिट्टी में से किसी की हड्डी जैसी सफेद उंगलियां बाहर निकल रही थी, उसकी ओर बढ़ती हुई। नेहा के पैरों के नीचे की मिट्टी जैसे किसी दलदल में बदल चुकी थी। वो उंगलियां अब उसकी एड़ियों को पकड़कर जमीन के नीचे खींचने लगी। नेहा चीख रही थी, लेकिन हवेली के भीतर उसकी आवाज जैसे दीवारों में ही कैद हो रही थी, बाहर तक कोई नहीं पहुंच पा रही थी। लाल साड़ी वाली औरत पास आकर झुक गई। उसकी आंखों में अब सिर्फ अंधेरा था। डर मत, यहाँ दर्द नहीं होता, यहाँ सिर्फ इंतजार होता है, उस चांद का जो कभी नहीं उगता। नेहा ने आखिरी बार ऊपर देखा। तहखाने की छत में एक छोटा सा सुराख था, जहां से चांद दिखना चाहिए था, लेकिन वहां सिर्फ काले धुएं जैसा साया घूम रहा था। अचानक पीछे से धीमी सरसराहट हुई, कोई और आ रहा था। लाल साड़ी वाली औरत मुस्कुराई, नहीं बहू, तुम्हारी जगह खाली नहीं रहती, जल्दी कोई ले लेता है। नेहा की आंखें डर से फैल गई। जब वो साया पास आया तो वो उसका पति था, मगर उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ खोखले गड्ढे। उसने ठंडी आवाज में कहा, चलो नेहा,
ये हमारा घर है। धीरे धीरे मिट्टी ने नेहा के घुटनों, फिर कमर और फिर पूरे शरीर को निगल लिया। आखिरी पल में उसके हाथ में बचे कंगन टूटकर मिट्टी में गिर गए। उस रात देवलपुर में एक औरत गायब हो गई और हवेली में एक नई हंसी गूंजने लगी। लाल साड़ी, सुनहरे कंगन और माथा बिन सिंदूर। हवा अचानक ठंडी पड़ गई थी। अगले दिन सुबह गांव वालों ने नेहा की तलाश में हवेली का दरवाजा तोड़ा, लेकिन अंदर सब वैसा ही सन्नाटा था जैसा हमेशा। सिर्फ जमीन पर ताजी मिट्टी गीली दिख रही थी, जैसे रात में हाल ही में कुछ दबाया गया हो। दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर अचानक सबका ध्यान खींच गई। उसमें लाल साड़ी पहने राधिका खड़ी थी, लेकिन अब उस तस्वीर में एक और चेहरा था, बिल्कुल नेहा का। किसी ने उसका चेहरा वहां जोड़ दिया था, जैसे वो इस परिवार का हिस्सा हो। गांव के बुजुर्ग पंडित त्रिलोचन जब उस तस्वीर को देखने पहुंचे तो उन्होंने कांपते हुए कहा, यह हवेली सिर्फ मरी हुई सुहागनों को नहीं, उन पत्नियों को बुलाती है जिनके पति किसी अधूरे वचन के कारण बंधे हैं। सबके सवाल भरे चेहरों के सामने पंडित ने कहानी सुनाई। सालों पहले राधिका के पति वीरेश ने चांद की कसम खाई थी कि वो उसे हमेशा के लिए अपना बनाए रखेगा। उसी रात अचानक हवेली में आग लगी और वीरेश जलकर मर गया, पर उसके शरीर की राख कभी नहीं मिली। कहते हैं उसने मरने से पहले हवेली को श्राप दिया था कि जिस भी औरत का सुहाग अधूरा रह जाए उसकी आत्मा यहाँ आकर मुझसे जुड़ जाएगी। तब से हर करवा चौथ की रात एक नई सुहागन उस हवेली में खींची चली जाती और उसकी आत्मा उस शापित प्रेम की चैन में जुड़ जाती। उस रात जब गांव वाले वहां से लौट रहे थे, हवेली की खिड़की से किसी ने बाहर झांका। लाल साड़ी में नेहा खड़ी थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह सफेद थी। उसने हल्की मुस्कान दी और पीछे राधिका की परछाई दिखाई दी। दोनों के माथे अब एक जैसे थे, खाली, बिन सिंदूर, लेकिन एक अजीब चमक के साथ।